ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, अभी हम सेलुलर एडॉप्टेशन की तरफ जाएंगे। इससे भी जनाब मल्टीपल एमसीक्यूज क्वेश्चन आते। सेलुलर एडॉप्टेशन, सेल्यूलर एडॉप्टेशन, ठीक है, कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर ह्यूमन सेल अपने आप को डिफरेंटली क्या करता है, अडॉप्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे जो एमसीक्यूज आता है एग्जाम के अंदर, उसकी मेन इस तरह कोई कंसेप्ट आता है रिगार्डिंग हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी बस ये लिखा होता है, ऑप्शन ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इसके अंदर आता है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। नंबर 3 डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज इस तरह आता है, बहुत सिंपल है लेकिन इसके आने के चांसेस 200% होते, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरट्रोफी इट इज एक्चुअली रिफर्ड एज इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। ये हम किसको कहते हैं, साइज ऑफ सेल। अगर किसी सेल की पार्टिकुलर साइज बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द ऑप्शन ए बी इज करेक्ट वन। मतलब ये है कि हाइपरट्रोफी के अंदर नंबर्स ऑफ द सेल इज नॉट इफेक्टेड। इसके अंदर सिर्फ सेल का क्या बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, इसमें सेल नंबर को कुछ नहीं भी होता। अब यहाँ पे एमसीक्यूज याद रखे, अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन दी नंबर्स ऑफ सेल आ जाए, दैट विल बी रिफर्ड एज अ हाइपरप्लेजिया। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया। अगर इंक्रीज इन द सेल साइज आ जाए तो आप लोग अभी हमने ये बात की है स्टेटमेंट में, दैट विल बी रिफर्ड एज अ हाइपरट्रोफी। अगर डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ सेल आ जाए इसको हम कहते हैं एप्लेजिया। ए मीन लैक ऑफ नंबर्स ऑफ सेल, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ सेल या डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल आ जाए इसको हम क्या कहते हैं, एट्रोफी कहते हैं। सो दीज आर द 4 थिंग विच यू पीपल शुड नो फॉर द एमसीक्यूज पर्पस रिगार्डिंग देयर डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पे हम एक और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज की बात करें, वो भी बहुत प्रोडक्टिव होता है कि चेंजिंग in epithelium from one type to another। मतलब एक टाइप से दूसरी टाइप में अगर क्या चेंज हो जाए, एपिथीलियम। जैसा कि अगर किसी एरिया की एपिथीलियम स्क्वामस है वो रिप्लेस हो जाए कोलमनर एपिथीलियम पे, या कोलमनर है वो रिप्लेस हो जाए स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस पे। लेकिन एक टाइप की एपिथीलियम अगर दूसरे टाइप एपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे सेलुलर एडाप्टेशन को हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया कहते हैं। सो मेटाप्लेजिया इज द एक्चुअली चेंजिंग इन एपिथीलियम फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप। अब देखिए कल मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यूज बताया था कि एग्जाम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आता है वो हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, कल मैंने एक सिनेरियो बताया था आप लोगों को कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को प्रीवियस 20-25 साल से क्रोनिक हाइपरटेंशन हो और वो फिर उस वजह से उसकी डेथ हो जाए और उसकी ऑटोप्सी पे उसका लेफ्ट वेंट्रिकल 480 ग्राम हो, तो मतलब वो साइज में क्या हो चुका होगा, बड़ा। सो दैट वाज द केस ऑफ हाइपरट्रोफी। एक क्वेश्चन तो उसमें ये है। नेक्स्ट अगर इसमें इस तरह आ जाए कि 26 वीक गेस्टेशन फीमेल, ये सिर्फ मैं आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूँ कि हिंट्स के जरिए आप लोगों को एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज पर कैसे आसान होंगे, ठीक है नहीं। प्रेजेंटेड विद इंक्रीज फंडल हाइट, 26 gestation, 26 gestational age female presented to the clinic with increased fundal height,
fundal height. Which of the following changes is seen in यूटरस? अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, प्रेगनेंसी के अंदर यूटरस में जो चेंजेस आती है, प्रेगनेंसी के जेस्टेशनल एज के साथ साथ यूटरस की ओवरऑल साइज क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो उसमें नंबर ऑफ सेल भी बढ़ती है और उसमें साइज भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हाइपरट्रोफी प्लस हाइपरप्लेजिया होता है। तो मतलब ग्रेविड यूटरस, जो प्रेगनेंसी के अंदर यूटरस की इंक्रीज साइज है, उसमें न कि सिर्फ हाइपरट्रोफी होती है बट उसमें हाइपरप्लेजिया भी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है हाइपरट्रोफी प्लस हाइपरप्लेजिया। तो ये वो कंडीशन है जिसमें हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया टुगेदर मिल जाती है, इकट्ठी मिल जाती है। किसमें? ग्रेविड यूटरस के अंदर। ग्रेविड मीन प्रेग्नेंट यूटरस में। अब इस तरह आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग में आ जाए, ब्रेस्ट फीडर मदर जितनी होती है उसकी जो ब्रेस्ट साइज बढ़ती है तो उसमें तो नंबर ऑफ ग्लैंडुलर सेल, जो मिल्क सिक्रीटिंग सेल है, उसकी नंबर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लैक्टेटिंग मदर की जो ब्रेस्ट है उसमें भी हाइपरट्रोफी प्लस हाइपरप्लेजिया होती है। और जो ग्रेविड यूटरस है प्रेगनेंसी के अंदर, उसकी जो साइज बढ़ती है वो भी हाइपरट्रोफी प्लस हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों ने ये याद रखना है, जो कॉमनली टेस्टेड होता है कि रीजनरेशन ऑफ सेल्स इन द लीवर, के लीवर के अंदर जो सेल की रीजनरेशन है ये किस प्रोसेस से होती है? हाँ जी, एनीवन? इनमें से, इन पांचों में से कौन सा आंसर हो सकता है? रीजनरेशन ऑफ लीवर सेल या जो हेपेटिक सेल है वो रीजनरेशन की एबिलिटी रखती है। तो रीजनरेट का मतलब क्या है? साइज बढ़ना कि नंबर बढ़ना? नंबर। इट इज हाइपरप्लेजिया। ये क्या होता है? हाइपरप्लेजिया। तो लीवर सेल के अंदर रीजनरेशन की जो एबिलिटी है इट इज कंसिडर्ड एज हाइपरप्लेजिया। तो ये एमसीक्यूज आते हैं कि एक पेशेंट है, उसको सीरोसिस था, फिर उसने लीवर ट्रांसप्लांट की है। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद उसकी जो लीवर सेल है वो दोबारा खुद बहुत क्या हो चुकी है? रीजनरेट हो चुकी है। अंडर विच एडाप्टेशन? आंसर विल बी हाइपरप्लेजिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अ पेशेंट डायग्नोज विद अर्ली एज, ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ पेशेंट, ये क्लू लेके एमसीक्यूज के लिए, अ पेशेंट डायग्नोज with early AIDS immunodeficiency syndrome which is caused by HIV, human immune virus. What will be seen on early lymph node biopsy? ये बहुत important है। What will be seen early on lymph node बायोप्सी? ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मार्जिनल पार्ट ऑफ लिम्फ नोड, कार्टिकल पार्ट ऑफ लिम्फ नोड, फोलिकुलर पार्ट ऑफ लिम्फ नोड। जब भी एड्स होता है और उसमें लिम्फ एडिनोपैथी होती है, इनिशियली जो चेंज आता है लिम्फ नोड के अंदर एड्स में, वो फोलिकुलर सेल की नंबर बढ़ जाती है, दैट इज फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। ये भी याद रखें, फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। फोलिकुलर सेल इंक्रीज नंबर को हम क्या कहते हैं? फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। सो इफ समवन आस्क यू if the patient have AIDS and you do lymph node biopsy early in the stages, what you will suspect in the lymph node biopsy? Answer is follicular hyperplasia। तो हाइपरप्लेजिया के लिए जनाब इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ कि एट्रोपी के क्वेश्चन किस तरह आते हैं। एट्रोपी की क्वेश्चन कि अगर फॉर एग्जांपल अ पेशेंट receiving exogenous steroid which is dexamethasone, what will be suspected in adrenal gland? तो ये भी क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली एग्जाम के अंदर टेस्ट किया जाता है कि अगर पेशेंट है वो बाहर से एक्सोजीनियस स्टीरॉयड ले रहा है, तो एक्सोजीनियस स्टीरॉयड की वजह से व्हाट यू विल सस्पेक्ट इन दी एड्रिनल ग्लैंड?
इधर देखिए आप लोग को मैं कंसेप्ट बताता चलूँ। ऊपर जनाब हमारे पास ब्रेन के अंदर होता है हाइपोथैलेमस, इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस सिक्रीट अ हार्मोन नोन एज CRH। CRH स्टैंड फॉर कार्टिकोट्रापिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कार्टिकोट्रापिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस से CRH आता है। जब भी हार्मोन के अंदर R आता है रिलीजिंग, it is mainly come from hypothalamus. CRH come from hypothalamus and it is reaches into the interior pituitary gland, क्योंकि pituitary gland present in the sella turcica part of sphenoid bone। pituitary gland के दो lobes होते हैं, interior and posterior। CRH come from hypothalamus and it is reached into the interior pituitary gland and it will release ACTH। यहाँ से क्या रिलीज करेगा? ACTH। और ACTH से मुराद ये है एड्रीनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, दैट इज द हार्मोन दैट इज कम फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। फिर ACTH नीचे आएगा और ये एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। एड्रीनल ग्लैंड आर दोज ग्लैंड विच लाइज अबव द किडनी। एड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? किडनी के ऊपर होते हैं। फिर इस ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं? दो, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाले पार्ट को हम एड्रीनल कार्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले पार्ट को हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट MCQs ये है, इसका जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, जिसको हमने कौन सा नाम दिया है? एड्रीनल कार्टेक्स। एड्रीनल कार्टेक्स के अंदर कितनी लेयर होती है? हाँ जी, 3। देयर आर 3 डिफरेंट लेयर इन द एड्रीनल कार्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। वन इज जोना ग्लोमेरुलोसा। इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने जब FCPS दिया था, हमें जोना ग्लोमेरुलोसा क्वेश्चन आता कि विच हार्मोन इज रिलीज बाय जोना ग्लोमेरुलोसा। आंसर इज एल्डोस्टेरोन। इस लेयर से जो हार्मोन हमें मिलता है इसको हम क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोन। इसकी हम आगे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एल्डोस्टेरोन विल हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द प्रिंसिपल सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। और एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है? इट इज अ मिनरलोकार्टिकाइड। इसको हम क्या कहते हैं? मिनरलोकार्टिकाइड। और फिर इस एड्रीनल कार्टेक्स के अंदर जो सेकंड लेयर है इसको हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा के अंदर जो हार्मोन होता है दैट इज कार्टिसोल। कार्टिसोल इज अ नेचुरल स्टीरॉयड विच इज आल्सो नोन एज ग्लूकोकार्टिकाइड। इसको हम ग्लूकोकार्टिकाइड। और एड्रीनल कार्टेक्स के अंदर तीसरा लेयर होता है जोना रेटिकुलेरस। कौन सा लेयर होता है? जोना रेटिकुलेरस। इसके अंदर जो हार्मोन्स हमें मिलते हैं इसको हम एंड्रोजेंस कहते हैं, एंड्रोजेंस। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ से भी 2 MCQs मिल गए कि एड्रीनल कार्टेक्स पार्ट के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स है उससे कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो एड्रीनल कार्टेक्स का जो सबसे बाहर वाला लेयर है जिसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, उससे क्या आता है? एल्डोस्टेरोन विच इज अ मिनरलोकार्टिकाइड। जोना फेसिकुलेटा से कार्टिसोल आता है विच इज ग्लूकोकार्टिकाइड। और जो जोना रेटिकुलेरस लेयर है इससे हमारे पास क्या आता है? एंड्रोजन विच इज कम फ्रॉम जोना रेटिकुलेरस। अब इधर फोकस करें। अब आप लोग कहोगे यार इतनी फिजियोलॉजी हम एक MCQs के लिए पढ़ रहे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो हाइपोथैलेमस विल रिलीज CRH, कार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर हाइपोथैलेमस से जब CRH आता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज करेगा? ACTH। और ACTH एड्रीनल ग्लैंड के आकर किस पार्ट में एक्ट करेगा? आउटर पार्ट। लेकिन आउटर पार्ट के फिर कितनी लेयर है? शाबाश, 3 लेयर है। इट इज ओनली एक्ट ऑन जोना फेसिकुलेटा। ये जोना फेसिकुलेटा के ऊपर काम करता है और यहाँ से किस चीज की रिलीज को बढ़ाता है? कार्टिसोल की लेवल। सो द सेंसिटिव या द लेयर ऑफ एड्रीनल कार्टेक्स through which ACTH will work. Answer is zona fasciculata. Another MCQs question. Aldosterone release or androgen nut is dependent on ACTH. सिर्फ कार्टिसोल रिलीज किस पे डिपेंड करता है? ACTH पे। तो यहाँ पे क्या मतलब है? अगर एक बंदा है वो क्या ले रहा है? बाहर से स्टीरॉयड ले रहा है। एक्सोजीनियस स्टीरॉयड का मतलब ये है वो बाहर से स्टीरॉयड ले रहा है तो उसकी ब्लड में, सीरम में स्टीरॉयड क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ACTH रिलीज क्या होगा? कम। क्योंकि अगर ब्लड में हम दे रहे हैं बाहर से तो नेगेटिव फीडबैक के जरिए
ACTH रिलीज कम होगा, और अगर ACTH कम होगा इधर देखे तो एड्रीनल ग्लैंड अपना काम क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा, क्योंकि हम बाहर से ले रहे। जब एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं करेगा तो उसकी साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जब भी कोई बंदा बाहर से स्टीरॉयड लॉन्ग रन से ले रहा हो, so the cellular adaptation which is occurring inside adrenal gland that will be atrophy के hypertrophy, answer is atrophy। इसके अंदर क्या हो जाती है, the reason is negative feedback mechanism। और इधर देखें हम स्टीरॉयड बाहर से ले रहे हैं तो एड्रीनल ग्लैंड राइट वाला काम छोड़ेगा या दोनों छोड़ेगा, दोनों छोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ेंगे, देयर विल बी बाइलेटरल एट्रोफी ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। तो एमसीक्यूज याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी की ब्लड में कार्टिसोल ज्यादा है, हाइपर कार्टिसोलिज्म इज नोन एज कुशिंग सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। किसी को कुशिंग सिंड्रोम है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज एक्सोजीनियस स्टीरॉयड। अगर कोई बंदा बाहर से स्टीरॉयड ले रहा है, उसका कार्टिसोल लेवल सीरम का बहुत इंक्रीज है, लेकिन इसकी बाइलेटरल एड्रीनल ग्लैंड की एट्रोफी हो चुकी है, तो इट्स मीन कि ये बाहर से स्टीरॉयड ले रहा था। तो कुशिंग सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन काज भी ये है कि जो बंदा स्टीरॉयड बाहर से लेगा उसकी दोनों साइड की एड्रीनल ग्लैंड क्या हो जाएगी, एट्रोफाइड हो जाएगी, एट्रोपी इसके अंदर आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जनाब एक और नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि एक और एमसीक्यू इसके अंदर लेके जो कॉमन इसमें एग्जाम के अंदर टेस्ट किया जाता है वो भी लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये है, अ चाइल्ड हैज फ्रैक्चर फॉर विच कास्ट इज अप्लाइड टू हिज लेग। अ चाइल्ड हैज लेग फ्रैक्चर फॉर विच कास्ट इज अप्लाइड टू हिज लेग। ठीक है जी। चाइल्ड है, उसको लेग फ्रैक्चर हुआ है और उस फ्रैक्चर के लिए इसको जनाब क्या लगाया गया है, कास्ट लगाया गया है। ठीक है जी। कास्ट लगाया है बिकॉज द चाइल्ड वाज हैज अ लेग फ्रैक्चर। इसमें लेके आफ्टर सम टाइम द कास्ट इज रिमूव्ड एंड हिज काफ मसल शोड रिड्यूस मसल मास। आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद, द कास्ट इज रिमूव्ड, cast is removed and on examination his calf muscle mass is reduced। हाँ जी, किस वजह से हो गई है, अगर कास्ट लगाई गई थी तो उसने तो लेग को मूव नहीं किया था ना, मतलब यूज ही नहीं किया था। यूज ना करे, अगर हम आर्गन को यूज ना करें तो वो वक्त के साथ साथ अपना साइज क्या कर देता है, डिक्रीज। इसको कहते हैं डिसयूज एट्रोपी। इसको हम क्या कहेंगे, डिसयूज एट्रोपी, क्योंकि इस बच्चे ने अपनी लेग को यूज ही नहीं किया कुछ वक्त के लिए, और कास्ट लगाने की वजह से वहां पे लोकल ब्लड सप्लाई भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सेल की साइज है उसमें क्या आ जाती है, डिक्रीज आ जाती है, एंड दैट इज नोन एज अ डिसयूज एट्रोपी। क्लियर है। सो दिस ऑल अबाउट डिसयूज एट्रोपी। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट मेटाप्लेजिया की तरफ आते हैं। मेटाप्लेजिया ये क्या है, वन एपिथेलियम चेंज है इनटू अनदर एपिथेलियम। लेकिन अगर एक एपिथेलियम दूसरे एपिथेलियम में चेंज हो भी जाए, लेकिन अगर हम वो पार्टिकुलर स्ट्रेस खत्म करें तो ये एपिथेलियम दोबारा नॉर्मल में आ सकती है। तो मेटाप्लेजिया क्या है, ये रिवर्सिबल कंडीशन है। सो मेटाप्लेजिया इज ऑलवेज रिवर्सिबल कंडीशन। ओके। अगर फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास देखें नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लेके, अ पेशेंट हैविंग gastric pain from last 3 years। 3 साल से एक बंदे को गैस्ट्रिक पेन है। ठीक है जी। नाउ 3 सेंटीमीटर above gastroesophageal junction, now 3 centimeter above gastroesophageal junction, columnar cell was seen।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेक्टेड। देखिए इसका मतलब ये है पेशेंट है उसको 3 साल से जनाब गैस्ट्रिक पेन हो रही है, तो गैस्ट्रिक पेन की वजूहात कुछ भी हो सकती है, अल्सर्स हो सकती है, इस वजह से गर्ड हो सकता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और उस डिजीज के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है वो वापस जाकर किधर जा रही है, एसोफेगस में। तो इधर देखें इफ दिस इज एसोफेगस, और ये भी कभी कभार सर्जरी वाले याद रखें एसोफेगस की नॉर्मल लेंथ पूछी जाती है एग्जाम में, एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। एसोफेगस की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज ऑफ ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम की लेंथ भी 25 है, एसोफेगस की लेंथ भी 25 है, यूरेटर की लेंथ भी 25 है। ये 3 चीजें याद रखें कि एसोफेगस, ड्यूडिनम और यूरेटर, इन तीनों स्ट्रक्चर की जो लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। इधर देखें एसोफेगस इज बिलो कनेक्टेड विद द स्टमक, तो ये जो एरिया है ये वाला, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। इसको हम GEJ कहते हैं, GEJ। इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फूड एसोफेगस में आए तो फूड का नीचे आना नॉर्मल है, लेकिन वंस द फूड रीचेस टू द स्टमक नॉर्मली और फिजियोलॉजिकली इट शुड नॉट गो बैक टू द एसोफेगस। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसका यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, तो फिर गैस्ट्रिक कंटेंट वापस एसोफेगस में जाएंगे कि नहीं। अब इधर देखें यहाँ पे जो एपिथेलियम है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम है और यहाँ पे कोलमनर है। लेकिन अगर ये गैस्ट्रिक कंटेंट बार बार एसोफेगस में जाए और हार्ट बर्न करे, नाउ दिस HCl इज टॉलरेटिंग इरिटेटिंग दिस एपिथेलियम। ये एपिथेलियम अपने आप में चेंज लाएगी, ये एक टाइप से दूसरे में कन्वर्ट होगी, और अगर स्क्वामस एपिथेलियम जो एसोफेगस का नॉर्मल है वो हमें गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन से ऊपर कौन सा देखने को मिल जाए, कोलमनर, तो हम कहेंगे कि एक टाइप एपिथेलियम किस में चेंज हुई है, दूसरी टाइप, और इस चेंज को हम क्या कहेंगे, मेटाप्लेजिया कहेंगे। सो दैट विल बी आल्सो नोन एज मेटाप्लेजिया। Metaplasia just simply is a changing of one type epithelium into another। और अगर squamous epithelium non-keratinized stratified squamous epithelium, अगर squamous में सिंपल लिखता हो जो एसोफेगस के अंदर है वो रिप्लेस हो जाए किस एपिथेलियम पे, कोलमनर एपिथेलियम पे, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। और मेटाप्लेजिया इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैरेट एसोफेगस। क्या कहते हैं, बैरेट एसोफेगस। और बैरेट एसोफेगस के अंदर जो चेंज आती है ऐसे मेटाप्लेजिया का अपना एक नाम है दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इसको हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, बिकॉज वट एवर द कोलमनर सेल that we seen in the esophagus it is exactly similar to the columnar cell in the intestine। तो जब गर्ड की वजह से ये एपिथेलियम चेंज होता है एसोफेगस के अंदर, ऐसे मेटाप्लेजिया को इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया कहते हैं, और इस कंडीशन को हम बैरेट एसोफेगस कहते हैं। अगर ये MCQs आ जाए कि अगर बैरेट एसोफेगस हम ट्रीट ना करें, अगर इधर देखे गर्ड को हम ट्रीट करें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बैरेट एसोफेगस, एनीवन कैन टेल मी। अगर ये MCQs आ जाए कि बैरेट एसोफेगस की कॉमन काज क्या है, क्रोनिक इरिटेशन ऑफ HCl। ये भी याद रखे कि HCl की बार बार क्रोनिक इरिटेशन की वजह से यहाँ पे जो एपिथेलियम है उसके अंदर क्या आई है, चेंज आई है। तो क्रोनिक HCl इरिटेशन की वजह से जो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस है उसमें एपिथेलियम एक टाइप से दूसरी टाइप में रिप्लेस हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग फोकस करें तो एक MCQs ये भी आता है, अगर बैरेट एसोफेगस को हम चाहे तो हम क्रोनिक इरिटेशन को अगर कम करें बाय गिविंग सम मेडिसिन विच इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर H2 ब्लॉकर्स, मेडिसिन के जरिए हम HCl की रिफ्लक्स को कम करें तो मेटाप्लेजिया इज ऑलवेज रिवर्सेबल, एपिथेलियम दोबारा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोबारा ठीक ना हो जाए तो इससे आगे कैंसरस चेंजेस हो सकती है क्या नहीं। द कैंसर दैट इज अराइजेज ड्यू टू अनट्रीटेड बैरेट एसोफेगस इज कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। तो ये भी हम MCQs याद रखें कि विच टाइप ऑफ कैंसर इन द एसोफेगस हैज इंक्रीज रिस्क if we cannot treat on time the Barrett esophagus। Answer is
एडिनो कार्सिनोमा। क्लियर है? तो एडिनो कार्सिनोमा करा सकता है। इसके बैरेट एसोफेगस खुद तो रिवर्सिबल है, लेकिन अगर इसकी हम ट्रीटमेंट टाइम पे ना करें द पेशेंट में डेवलप एडिनो कार्सिनोमा। सर्वाइकल के लिए याद रखे, गायनी के अंदर एक क्वेश्चन आता है, सर्विक्स के दो पार्ट है, एक्टो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स के अंदर स्क्वामस एपिथेलियम होता है, एंडो सर्विक्स के अंदर कोलमनर होता है। अगर इन एपिथेलियम में भी चेंज आ जाए, बस एग्जाम में चेंज इन एपिथेलियम जब भी आ जाए, दैट विल बी मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे दो चीजें याद रखें ना, मैं सिर्फ यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है। दिस इज द बॉडी ऑफ यूट्रस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये यूट्रस है, यूट्रस के दोनों साइड पे क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, गायनी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये फंडस है यूट्रस की। और इसके बाद बर्थ केनाल है, बर्थ केनाल, और यहाँ पे जनाब द लास्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो सिर्फ सिंपली इतना याद रखना है, दिस इज सर्विक्स। सर्विक्स को अगर हम इस तरह डिवाइड करें, इसका ये वाला पार्ट किस साइड पे है? ये बर्थ केनाल की साइड पे है, तो ये कौन सा है? एक्टो सर्विक्स। और ये अंदर यूट्रस की तरफ है, तो ये इंडो सर्विक्स है। तो इसको हम कहते हैं इंडो सर्विक्स, दैट इज इंडो सर्विक्स, लेकिन दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्टो सर्विक्स। ये हमारे पास एक्टो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स के अंदर नॉर्मली जो एपिथेलियम है, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। लेकिन जो एंडो सर्विक्स है, इसके अंदर जो एपिथेलियम है, दैट इज कोलमनर एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम। लास्ट टाइम गायनोकोलॉजी के स्पेशलिटी में क्वेश्चन आई थी, एक फीमेल है, उसको पोस्ट क्वार्टल ब्लीड होती है। वैसे पोस्ट क्वार्टल ब्लीड इज आल्सो वन ऑफ द फीचर इन सर्वाइकल कैंसर, लेकिन यह है कि इस तरह के एक बड़ा सिनेरियो था। और आखिर में एक चीज उस लोगों ने पूछी थी कि सर्विक्स विद स्क्वामस एपिथेलियम इन एंडो सर्विक्स। बात क्या कह रहे कि सर्विक्स की एग्जामिनेशन पे जब देखा गया तो स्क्वामस एपिथेलियम हमें कहाँ पे मिली? एंडो सर्विक्स में, जो नॉर्मली क्या होता है? कोलमनर। तो अगर स्क्वामस तो नॉर्मल तो बाहर ठीक है, लेकिन अब सेम स्क्वामस वी सीन इन द एंडो सर्विक्स, तो ये चेंज हुआ कि नहीं? कोलमनर को चेंज किया गया किससे? स्क्वामस से। इट विल बी अगेन सर्वाइकल मेटाप्लेजिया। तो ये याद रखना है कि कौन सा एपिथेलियम किस साइड पे है। क्लियर है? और ये जो लाइन मैंने ड्रा की है, इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, इसमें कुछ स्क्वामस सेल होते हैं और कुछ कोलमनर। इसको स्क्वामो कोलमनर जंक्शन कहते हैं। स्क्वामो कोलमनर मीन कैट कंटेन मिक्सचर ऑफ एपिथेलियम, स्क्वामस एंड कोलमनर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट फॉर टेकिंग सर्वाइकल बायोप्सी। हम यहाँ से सर्वाइकल बायोप्सी भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके। फिर एक और क्वेश्चन इस तरह आता है, पोलिप्स बन सकते हैं, नॉन कैंसरस मासेस। पोलिप्स इन एंडो सर्विक्स characterized by stratified squamous epithelium। तो भाई वही बात है ना, एपिथेलियम चाहे एंडो सर्विक्स के अंदर कोई भी पैथोलॉजी हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को अब क्या लिखा है? पोलिप्स। कि अगर पोलिप बन गए हैं एंडो सर्विक्स में, लेकिन उस पोलिप की वजह से वहाँ की एपिथेलियम क्या हो गई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, जो नॉर्मली क्या होनी चाहिए? कोलमनर। तो चेंज हो गया ना, एपिथेलियम चेंज है। अगेन दिस विल बी द केस ऑफ मेटाप्लेजिया। ये मेटाप्लेजिया का केस है। जस्ट वेरी वेरी इजी रिमेंबर कि जनाब आप लोगों को वो कुछ एमसीक्यूज बताएंगे और उस एमसीक्यूज की वजह से आप लोगों ने फिर इस तरह की ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है, वो ये है कि केस ऑफ pulmonary tuberculosis, pulmonary TB, pulmonary tuberculosis along with cavitation and there is calcification, deposition of excess calcium is calcification। तो इसके बारे में वो सवाल पूछते हैं कॉमनली। ये एफसीपीएस ग्रुप में बहुत लोग मिस हैंडल कर देते हैं। देखें, टीबी का पेशेंट है और उसमें कैविटेशन है, ये सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है, और जब भी कैविटेशन बनती है तो वहाँ पे लोकल सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। कैविटेशन से मुराद ये है कि जो टीबी के पेशेंट में चेस्ट के अंदर जो सेल है लंग्स में, उसकी क्या हुई है?
डेथ, कैविटेशन मीन डेथ को कहते हैं निक्रोसिस। अगर उस डेड सेल के ऊपर क्या हो जाए, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, दैट विल बी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ये हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, व्हाट इज मीन बाय इट? कैल्सिफिकेशन मीन अ प्रोसेस इन विच देयर इज कैल्शियम डिपोजिशन। अब दो चीजें याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल हम बॉडी में देखें कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे स्टिल द सेल इज नॉर्मल, स्टिल लाइफ है, स्टिल सेल जो है ना वो जिंदा है। लिविंग सेल पे अगर कैल्शियम की क्या हो जाए, देखें डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन लिविंग सेल, अगर फॉर एग्जांपल कोई लिविंग सेल है और उस पर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए, इसको कहते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ये ज्यादातर हाइपर पैराथायराइडिज्म में होता है, क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, और पैराथायराइड हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है और वो कैल्शियम जाकर ये किडनी पे डिपोजिट कर देता है। तो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन किडनी में भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली इन विच कंडीशन, हाइपर पैराथायराइडिज्म। लेकिन अगर टीबी में पहले से कैविटेशन हुई है, कैविटेशन वगैरह, उस पे कैल्शियम की डिपोजिशन को हम डिस्ट्रोफिक, डी फॉर डेड टिश्यू, डेड टिश्यू के अंदर कैल्सिफिकेशन को हम डिस्ट्रोफिक कहते हैं। एक और क्वेश्चन आजकल एफसीपीएस ग्रुप में बहुत घूम रहा है कि अगर एक पेशेंट है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन हार्डनिंग ऑफ द वेसल ड्यू टू एथेरोमा, इसका मतलब उसके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल क्लॉट वगैरह बन गई है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस दैट मेक द वेसल डेड, ये डेड बनाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के ऊपर जब भी कैल्सिफिकेशन आती है वो कौन सी होती है, डिस्ट्रोफिक होती है। सो अगर पेपर में कैल्सिफिकेशन का वर्ड आ जाए कि देयर इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन इट इज द हार्डनिंग ऑफ वेसल ड्यू टू एथेरोमा और कोलेस्ट्रॉल प्लेक फॉर्मेशन। तो याद रखें, आप लोगों ने आंखें बंद करके इसका आंसर लिखना है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो दिस ऑल अबाउट द सेलुलर एडाप्टेशन। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी विल डिस्कस टुडे, इट इज अबाउट एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। फिजियोलॉजी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, और इसके बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाय डैश, ये याद रखना है। सेंटेंसेस को आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। रेस्टिंग membrane potential is achieved by, देखें achieved by, जब भी पेपर में आ जाए कि किसी भी सेल की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कौन सी आयंस की वजह से अचीव्ड हो जाती है, आंसर है पोटासियम ई फ्लक्स। ये किस वजह से होती है, पोटासियम ई फ्लक्स, के प्लस ई फ्लक्स की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव्ड हो जाती है। अब आप लोग कहोगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज आने चाहिए। देखें अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक और चीज देखें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, अब इसमें फर्क है, एक होते अचीव्ड बाय, एक होते मेंटेन्ड बाय। मेंटेन्ड बाय, इसका फिर आंसर अलग है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाय पोटासियम ई फ्लक्स, लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप, सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप, ठीक है जी। तो सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखते हैं, लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटासियम ई फ्लक्स चाहिए। इधर फोकस करें, आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ये हमने कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी की सेल ले ले, कार्डियक सेल ले ले,
या फॉर एग्जाम्पल कोई स्केलेटल मसल सेल ले लें, ठीक है। याद रखें नॉर्मली जो सेल है इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है। ऑल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मेनी सेल दे आर नेगेटिव। इसका वजह यह है, इधर देखें, नेगेटिव इसलिए है कि अगर ये सेल है तो सेल के अंदर हमारे पास ये याद रखें कि सेल से हमारे पास 3 सोडियम किधर जा रहे, बाहर, तो कितने पोटाशियम अंदर जाएंगे, 2। तो इन सेल 3 सोडियम इज कमिंग आउट, 2 पोटाशियम इज गोइंग इन। यहाँ पे एक पंप होता है, इस पंप के जरिए 3 सोडियम बाहर आएंगे तो 2 पोटाशियम अंदर जाएंगे। ऐसे पंप को हम कहते हैं सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप। 3 सोडियम बाहर। अब सोडियम क्या है, इट इज वन ऑफ दी कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पोटासियम भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये दोनों एंटीपोल ट्रांसपोर्ट करते हैं अपोजिट, एक बाहर आ रहा है एक अंदर जा रहे हैं, तो होना चाहिए कि सिमिलर चार्जेस की वजह से एक दूसरे को क्या करे, रिपेल करे, लेकिन ये तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसको अगर हम सिमिलर चार्जेस को क्रॉस करने देंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, और वो एनर्जी कहाँ से लेनी पड़ेगी, एटीपी, और एटीपी को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एटीपीएस। इसलिए पंप का नाम है सोडियम पोटासियम एटीपीएस। अब हम ज्यादा पॉजिटिव को लूज कर रहे हैं, कम पॉजिटिव को गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये जो नेगेटिविटी मेंटेन है ये किस पंप की वजह से, सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप की वजह से। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखे कि सेल के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। अब ये एमसीक्यूज आता है, ये कोई कार्डियक सेल ले ले, मायोकार्डियम सेल, मायोकार्डियम सेल या कार्डियक सेल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चैनल है, ठीक है, और यहाँ पे एक और चैनल है। अब देखें सेल के अंदर हमेशा कौन सी चीज जा रही होती है, पोटासियम। तो ऑल सेल्स आर पोटासियम बैग्स। तो सेल जो है ये हमारे पास पोटासियम बैग है, और सेल के बाहर क्या ज्यादा होता है, सोडियम एंड कैल्शियम। जो कैल्शियम और सोडियम है वो सेल के बाहर ज्यादा होते हैं, पोटासियम सेल के अंदर ज्यादा होता है। अब बात यह है समझने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इस कर्व को देख, इधर एमसीक्यूज आता है, देखे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अब सेल कुछ नहीं कर रहा। अगर हम सेल को बाहर से क्या प्रोवाइड करें, स्टिमुलस प्रोवाइड करें। इफ वी कैन गिव एनी स्टिमुलस टू द सेल, तो स्टिमुलस पे अगर हम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को क्या करें, ओपन करें, तो सोडियम कहाँ पे ज्यादा है, सेल में या सेल से बाहर, बाहर ज्यादा है। तो सोडियम विल फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। तो whenever we give stimulus to the cardiac cell, sodium voltage gated sensitive channel will be open and sodium influx will occur। ये क्या हो रहा है, सोडियम इन्फ्लक्स। तो अंदर सेल कौन सा चार्ज होता जा रहा है, हाँ जी, पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज। तो सेल की जो नेगेटिविटी है वो किसकी तरफ जाना शुरू करेगी, पॉजिटिविटी, और ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी। और जब सेल इतना पॉजिटिव होगा कि वो +10 मिलीवोल्ट तक जाए तो सोडियम चैनल शट हो जाती है, बंद हो जाती है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज याद रखें कि इस स्टेप को, ये क्या है, दिस स्टेप इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। और इस डीपोलराइजेशन के अंदर किस चीज की इन्फ्लक्स हो रही है, सोडियम इन्फ्लक्स। इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, क्लियर है, ओके। जब 10 मिलीवोल्ट तक सोडियम आता है तो फिर पोटासियम लीकी चैनल जो है ना अंदर से ओपन हो जाता है। तो पोटासियम कहाँ पे ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा है। तो फिर पोटासियम यहाँ से बाहर जाना शुरू कर देता है, और जब पोटासियम बाहर जाता है तो सेल पे कौन सी चार्ज आना शुरू करेगी, नेगेटिव। तो ये ग्राफ ऊपर जाएगी कि थोड़ी सी नीचे आएगी, थोड़ी सी नीचे आएगी। अब इधर एक एमसीक्यूज है, इस नीचे आने वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। और जो रीपोलराइजेशन है ये पोटासियम इनफ्लक्स की ई फ्लक्स की वजह से हुआ है। बात क्लियर है। इसका मतलब जब सोडियम इतने आ जाए कि वो चार्ज को 10 MV तक पहुंचाए तो फिर पोटासियम सेंसिटिव चैनल अंदर से ओपन हो जाते हैं। तो पोटासियम बाहर जाने का मतलब कि सेल फिर किसकी तरफ आ रही है, नेगेटिव की तरफ। तो थोड़ा बहुत ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जब पोटासियम थोड़ा सा जाए ना कुछ वक्त के लिए तो साइड बाय साइड कौन सा चैनल ओपन हो जाता है, कैल्शियम। तो फिर कैल्शियम किधर आना शुरू करेगा, अंदर।
अब मुझे ये बताए पोटासियम इज अ मोनोवेलेंट, इसके अंदर मोनोवेलेंट कैटायन का मतलब ये है कि इसमें कितनी चार्जेस है, सिंगल चार्ज, लेकिन कैल्शियम पे कितनी चार्जेस है, 2, ये डाइवेलेंट है। तो जब 2 पोटासियम निकलेंगे तो कितने कैल्शियम आएंगे, 1 कैल्शियम, क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए 2 पोटासियम के लिए 1 कैल्शियम होगा। तो फिर इस ग्राफ पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं, नहीं पड़ेगा, ये फ्लैट आएगा इस तरह, और इस फ्लैट ग्राफ को हम प्लेटू फॉर्मेशन कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज है, प्लेटू फॉर्मेशन। और प्लेटू फॉर्मेशन में क्या होगा, एमसीक्यूज, 2 पोटासियम इफ्लक्स, तो कितने कैल्शियम इनफ्लक्स, 1 कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। 1 कैल्शियम आएगा, 2 पोटासियम जाएंगे, तो तब जाकर ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड दिस कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर दी सेल कंट्रेक्टिलिटी, ये सेल को क्या करेगा, कंट्रैक्ट। और अगर कैल्शियम इतने आ जाए, कैल्शियम इतने आ जाए, अब यहाँ पे एमसीक्यूज आ रहा है, कैल्शियम इतने आ जाए कि वो सेल की कंट्रैक्शन के लिए क्या हो, इनफ हो, तो मजीद कैल्शियम आना क्या हो जाएंगे, बंद। लेकिन कौन सी चीज जा रही होगी, पोटासियम, और पोटासियम जाने की वजह से ये ग्राफ किधर आएगी, नीचे या ऊपर। तो जब नीचे आएगी तो फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन अचीव हो जाएगा कि नहीं, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन ये था ना, जब ये ज्यादा जाएगी तो दोबारा किस में जाएगा सेल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो ये कौन सा स्टेप है, ये भी रीपोलराइजेशन है, और ये रीपोलराइजेशन किस वजह से हुआ है, हाँ जी, इफ्लक्स। तो पोटासियम इफ्लक्स हुआ है, पोटासियम इफ्लक्स हुआ है, तो हमने किस चीज को अचीव किया है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव्ड होता है पोटासियम इफ्लक्स की वजह से, लेकिन ओवरऑल रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन रहता है किस चीज की वजह से, सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप की वजह से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर दी एग्जाम पर्पसेस, वो जनाब ये है कि ये पता होना चाहिए कि जो डीपोलराइजेशन है वो किस वजह से होती है, सोडियम इनफ्लक्स। रीपोलराइजेशन चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, ये दोनों पोटासियम इफ्लक्स। और प्लेटू फॉर्मेशन में 2 पोटासियम बाहर जाएंगे तो 1 कैल्शियम अंदर आएगा, इसको हम प्लेटू फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मजीद हल करने हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पर्पसेस इसमें जनाब आ सकते हैं, वो ये है कि ये सारे वही क्वेश्चन इन लोगों ने भी लिखे हैं, जितना भी आप लोग इस पर पढ़ेंगे द क्वेश्चन विल बी क्लियर इट। और लिखे इन 40% बर्न पेशेंट एक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीज। देखिए इन 40% हम मालूम करते बॉडी सरफेस एरिया पे, 40% बर्न पेशेंट एक्शन पोटेंशियल is decreased, action potential is decreased due to electrolyte loss, especially which of the फॉलोइंग। अब इधर देखिए, इसका मतलब ये है कि 40% बर्न पेशेंट है, उसमें एक्शन पोटेंशियल की जो एक्साइटेशन है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि बर्न पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है कि इन लोगों में जनाब वो ज़्यादा लूज, वाटर के साथ साथ कौन सी चीज़ जा रही है, सोडियम। तो जब सोडियम नहीं होगा तो डीपोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा कि नहीं। जब डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल की जो पीक है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो आंसर इज हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया is decreased level of sodium because action potential is mainly dependent on the sodium। ये सोडियम पे डिपेंड करती है। तो अगर डीपोलराइजेशन ना हुआ तो एक्शन पोटेंशियल की ओवरऑल स्पाइक जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि बर्न पेशेंट में डिहाइड्रेशन होता है और वाटर के साथ साथ कौन सी चीज लूज हो जाती है, सोडियम लूज हो जाती है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो जनाब ये भी है कि हाइपोकेलेमिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है या इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखिए हाइपोकेलेमिया इन न्यूरॉन कैन कॉज डैश
अब इस एमसीक्यूज को देखें, ये कंफ्यूजिंग है कि भाई इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल और डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। हाँ जी, पेशेंट है, उसको हाइपोकैलेमिया है, उसके ब्लड के अंदर पोटासियम लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो न्यूरॉन की जो एक्साइटेबिलिटी है, एक्शन पोटेंशियल है, वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो आसान है, देखिए बहुत आसान, ये सेल है ना, सेल, इधर देखिए इस सेल के बाहर, अब अगर ये सेल है और सेल से बाहर ब्लड है, अब ब्लड के अंदर सॉरी, ब्लड के अंदर पोटासियम लेवल क्या है, बहुत कम है, कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। तो इधर देखें ना, अगर यहाँ पे कम है, इसको कंपनसेट करने के लिए पोटासियम कहाँ से आएंगे, सेल से आएंगे। ये एमसीक्यूज याद रखे, व्हेनेवर पोटासियम इज हाई आउटसाइड ऑफ द सेल, ये फिर अंदर जाते हैं, जब बाहर कम होंगे तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए पोटासियम किधर जाएंगे, हाँ जी, पोटासियम बाहर आएंगे, और जब पोटासियम बाहर आते तो हाइड्रोजन अंदर जाता है। क्या चीज अंदर जाता है, हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन पोटासियम पंप कहते हैं। मतलब हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया में कंपनसेशन के लिए हाइड्रोजन पोटासियम एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो इधर देखें ना, अगर हाइपोकैलेमिया है तो पोटासियम ज्यादा देर तक किधर आएगा, बाहर आएगा कि नहीं, तो जब बाहर आएगा तो ये रिपोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, जब ये बढ़ेगा, क्योंकि ये तो पोटासियम इफ्लक्स की वजह से है, तो जब ये बढ़ता जाएगा तो दूसरा डीपोलराइजेशन आने में टाइम ज्यादा लगेगा कि कम, हाँ जी कम लगेगा, तो एक्शन पोटेंशियल की जो स्पाइक है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसको कहते हैं डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल। इंक्रीज का मतलब जल्दी जल्दी आना, एक्शन पोटेंशियल स्पीड ज्यादा है। अगर पोटासियम ज्यादा देर तक बाहर आता रहे हाइपोकैलेमिया में तो ये रिपोलराइजेशन स्टेप तो ज्यादा हो जाएगा ना, जब ये ज्यादा होगा तो दूसरा डीपोलराइजेशन के लिए डीपोलराइज डिले हो जाएगा कि नहीं, जब दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा तो ओवरऑल स्पाइक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसको डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं। तो हाइपोकैलेमिया जब भी होती है तो न्यूरॉन के अंदर जो डीपोलराइजेशन है इट हैज डिक्रीज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन इसकी जो डीपोलराइजेशन है वो कमजोर हो जाती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज, एक अनदर एमसीक्यूज क्वेश्चन which is not known by so many students but you people should know it because this is asked in the exam के hyper excitability of neuron will be more if there is decrease extracellular which ions, anyone can tell me this, which ions, कौन सा आयंस है अगर वो न्यूरॉन के इर्द गिर्द ज्यादा कम हो जाए, कम डिक्रीज हो जाए तो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत आसान, इधर ये ऐसा करें, दिस इज अ न्यूरोनल सेल, ये न्यूरोनल सेल है, इधर फोकस करें, ये न्यूरोनल सेल है, इसमें जनाब ये सोडियम चैनल है, दिस इज द सोडियम चैनल। अब सोडियम अंदर आएगा तो सेल की क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन, और सेल बिकम सुपर एक्साइटेड। लेकिन ये एमसीक्यूज है, ये गाइड एंड एनहाल फिजियोलॉजी की बात करने लगाओ। नॉर्मली इन द न्यूरॉन जो सोडियम चैनल्स होते हैं दे आर गार्डेड बॉडी कैल्शियम, इसके इर्द गिर्द क्या हो जाते हैं, कैल्शियम आते हैं। तो इसका मतलब ये है कैल्शियम कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो कैल्शियम के होते हुए सोडियम को अंदर जाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम बाहर से किसकी लेवल को कम करें, कैल्शियम, तो सोडियम के लिए अंदर जाना आसान हो जाएगा। और जब ये ज्यादा जाएगा, डीपोलराइजेशन ज्यादा होगा, उतना एक्साइटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर न्यूरॉन के इर्द गिर्द किस आयन को हम कम करें तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, आंसर इज कैल्शियम लेवल। ये भी एमसीक्यूज है, कैल्शियम लेवल, बिकॉज कैल्शियम आर गार्डेड द सोडियम चैनल inside the neuron in calcium in the presence it cannot allow sodium frequently enter to the neuron। तो अगर बाहर से हम कैल्शियम चैनल की लेवल को क्या करें, कम करें, बाहर से कैल्शियम कम करें तो फिर सोडियम आसानी से अंदर जाएगा, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन वो बढ़ जाती है। अब इसका फायदा क्या है,
हाइपोकैल्सीमिया, डिक्रीज कैल्शियम में एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, जिस वजह से देयर इज सीवियर स्पाज्म ऑफ द मसल इन द हैंड, जिसको हम टेटनी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेटनी। इसलिए हाइपोकैल्सीमिया के अंदर टेटनी होता है। द रीजन इज इन हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू डिक्रीज एक्स्ट्रासेल्युलर कैल्शियम देयर इज वेरी इजी फॉर द सोडियम टू गो एंड कैन कॉज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने ये याद रखना है। और अगर हाइपरकैल्सीमिया हो जाए, हाँ जी, अगर हाइपरकैल्सीमिया हो जाए तो फिर देयर विल बी डिक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, तो द पेशेंट विल हैव डिप्रेस्ड मूड। और हाइपरकैल्सीमिया कब होता है, कौन सी हार्मोन की लेवल जब बढ़ जाए, पीटीएच। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म पेशेंट के अंदर डिप्रेस्ड मूड का एक वजह यह है कि पीटीएच विल रेज द कैल्शियम एंड कैल्शियम कंसंट्रेशन अराउंड द सेल, अराउंड द सोडियम चैनल इन द न्यूरॉन विल मोर, और विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम देयर इज डिफिकल्ट फॉर द सोडियम टू गो इनसाइड द न्यूरॉन एंड देयर विल बी डिप्रेस्ड मूड। तो ये दोनों क्वेश्चन थे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताने लगा हूँ। देखिए, अभी जो हमने कार्डियक सेल की बात की है, मायोकार्डियम सेल की, इसमें आप लोगों को मैंने एक ग्राफ इस तरह ड्रा किया था, दिस ग्राफ। इसका नाम क्या था, दिस स्टेप वाज कॉल्ड, हाँ जी, डी पोलराइजेशन। कभी कभार एमसीक्यूज में आता है कि डी पोलराइजेशन का जो स्टेप है इसको हम कहते हैं फेज जीरो। इसको हम क्या कहते हैं, फेज जीरो। तो डी पोलराइजेशन फेज विच इज सोडियम इनफ्लक्स इज कॉल्ड फेज जीरो, ये फेज जीरो होता है। लेकिन ये क्या है, एनीवन, दिस इज इनिशियल व्हाट, रीपोलराइजेशन। कि इनिशियल रीपोलराइजेशन किस वजह से होती है, पोटासियम ई फ्लक्स की वजह से। इसको हम कहते हैं फेज नंबर 1, इसको फेज 1 कहते हैं। और ये भी याद रखे, ये कौन सा एरिया है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज प्लेटू फॉर्मेशन। प्लेटू फॉर्मेशन में क्या होता है, हाँ जी, 1 कैल्शियम इज कम इन, हाउ मेनी पोटासियम विल आउट, 2 पोटासियम। इसको हम फेज 2 कहते हैं, फेज 2। और ये क्या है, फाइनल रीपोलराइजेशन, फाइनल रीपोलराइजेशन। और फाइनल रीपोलराइजेशन ये भी किस वजह से होती है, पोटासियम ई फ्लक्स। इसको हम फेज 3 कहते हैं। और इस फाइनल के बाद फिर से सेल किस में आ जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम फेज नंबर 4 कहते हैं। ये एमसीक्यूज याद रखें। तो मायोकार्डियम सेल या कार्डियक सेल के एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंट फेजेस होती है। फर्स्ट डीपोलराइजेशन विच इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स, दैट इज फेज 0। फिर इसके बाद जो, अब ये रफ्यूला बुक के अंदर नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर जरूर आते हैं, ठीक है ना, फेज 0। लेकिन जो इनिशियल रीपोलराइजेशन है इसको हम फेज 1 कहते हैं। और जो प्लेट्यू फॉर्मेशन है उसको फेज 2, और जो फाइनल रीपोलराइजेशन है उसको फेज 3। और आरएमपी स्टैंड फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये क्या होता है, फेज 4 होता है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन याद है ना कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाय पोटासियम ई फ्लक्स, but that resting membrane is maintained by sodium potassium ATPase। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, what is the pacemaker of the heart। हाँ, हार्ट की pacemaker is SA node। वो क्या है, SA node। तो हेडिंग दे एक्शन पोटेंशियल ऑफ SA node, ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर मायोकार्डियल सेल। सो एक्शन पोटेंशियल ऑफ SA node, SA node के अंदर एक्शन पोटेंशियल किस तरह होता है, इसकी मेन एमसीक्यूज कौन से है, हमें भी इसके एमसीक्यूज आया था। देखें, यहाँ पे जो मायोकार्डियम सेल है इसके अंदर सोडियम चैनल को ओपन करने के लिए क्या देना पड़ता है, स्टिमुलस। लेकिन जो SA नोड के सेल है उसमें बाय बर्थ कौन से चैनल ओपन होते हैं, सोडियम चैनल। तो इधर देखें, ये सोडियम चैनल है, तो सोडियम जब अंदर आएगा तो पोटेंशियल ऊपर की तरफ जाएगा ना, इस तरह। और एक वक्त आता है कि ये जब सर्टन लिमिट अचीव करता है तो यहाँ पे सडन कौन सा चैनल ओपन हो जाता है, कैल्शियम। और कैल्शियम ओपन होते ये इस तरफ फ्लैग कर जाता है ऊपर। और फिर जब कैल्शियम इतना आ जाए कि वो काफी हो तो फिर कौन सा चैनल ओपन हो जाता है, पोटासियम। तो फिर ये इस तरह नीचे आ जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्शन पोटेंशियल फॉर SA नोड। तो इधर देखे, ये जो है ये किस वजह से हो रहा है, सोडियम इनवर्ड, सोडियम इनवर्ड या इनफ्लक्स की वजह से। इसको क्या कहते हैं, फनी करंट चैनल। नाम सुना है क्या नहीं, इसको हम कहते हैं फनी
करंट चैनल, कि भाई ये तो फनी बात है, वैसे तो सोडियम को अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, लेकिन ऐसे नोड के जो सेल है उसमें सोडियम चैनल विदाउट स्टिमुलस क्या है, वो ओपन है, तो उसको फनी करंट चैनल कहते हैं। फिर यहाँ पे जब ये आते हैं, यहाँ पे एब्ड्रप किस चीज की इनवर्ड इनटेक हुई है, हाँ जी, कैल्शियम इनवर्ड आए हैं, कैल्शियम इनवर्ड, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। और ये कौन सा स्टेप होगा, एनीवन, दैट इज अ रीपोलराइजेशन। और ये किस वजह से होती है, पोटासियम इफ्लक्स की वजह से। अब आप कहोगे कि एमसीक्यूज क्या था इसमें, व्हाट इज द डीपोलराइजेशन स्टेप, ये किस वजह से होता है मायोकार्डियम सेल में, सोडियम इनवर्ट की वजह से। लेकिन सेम डीपोलराइजेशन एस एनोड में कौन करता है, कैल्शियम इनफ्लक्स। ये एमसीक्यूज। इधर देखें, ये इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, ये सोडियम वाला, लेकिन ये फ्लैट नहीं होता, ये थोड़ा सा कर्व होता है, क्योंकि सोडियम अंदर जा रहे होते हैं। तो इधर देखें, डीपोलराइजेशन को हमेशा हम कौन सा फेज देते हैं नाम, आंसर इज हाँ जी, जीरो। तो डीपोलराइजेशन फेज इन दिस एक्स एनोड एक्शन पोटेंशियल विच इज ड्यू टू कैल्शियम इनवर्ट आल्सो नोन एज जीरो फेज। और जो रीपोलराइजेशन है आखिर वाला, इसको कौन सा फेज कहेंगे, हाँ जी, थ्री, फेज थ्री। और ये किस्म की क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, इसको हम कौन सा फेज कहते हैं, फेज फोर कहते हैं। तो हाउ मेनी फेजेस आर एब्सेंट in the action potential of SA node which are present in myocardial cell 2, 1 and 2। जो इनिशियल रिपोलराइजेशन और प्लेटिव है, ये SA नोड के एक्शन पोटेंशियल में नहीं होता। क्लियर है, एक्शन पोटेंशियल इन SA नोड, उसकी जो डीपोलराइजेशन है इट इज ड्यू टू कैल्शियम इनवर्ट, लेकिन जो ऐसे डीपोलराइजेशन अदर सेल की है, मायोकार्डियल मायोसाइट सेल की है, वो किस वजह से है, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से। चले जी, एक और एमसीक्यूज क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी हाईलाइटेड इन दी एग्जाम। अब मैंने दो चीजें बताई है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन आए हैं, इसका आंसर क्या है, फेज फॉर डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस इन SA node इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स। वेरी गुड, फेज 4 की बात कर रहे हैं, इनवर्ट, इट इज आल्सो टाइप ऑफ डीपोलराइजेशन, लेकिन ये वीक डीपोलराइजेशन है, स्ट्रॉन्गर डीपोलराइजेशन कौन करता है, ये कैल्शियम करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द सेल, जितने भी है मेजॉरिटी सेल, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक्शन पोटेंशियल है, ओके, एक लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन ऑर्गन ऑफ कोटी। ये एमसीक्यूज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल for the action potential in organ of कोटी। व्हाट इज दिस ऑर्गन ऑफ कोटी, इसके अंदर सेल्स होते हैं, उसको हम हेयर सेल्स कहते हैं। कौन से सेल, हेयर सेल। वैसे आदनान जहन में आ रहा है व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कोटी, ये कहां पे होता है, हाँ जी, एनीवन, एक्सीडेंट, ऑर्गन ऑफ कोटी प्रेजेंट इन द एयर, स्पेशली इनर एयर के अंदर। ये सेक्यूल और यूट्रिकल का नाम सुना होगा, ये इनर एयर के अंदर होता है, ये बैलेंस में काम करते हैं, हियरिंग में काम करते हैं। और ऑर्गन ऑफ कोटी के अंदर कौन से सेल होते हैं, हेयर सेल्स, उसको भी डीपोलराइज करना पड़ता है काम करने के लिए, ये अनयूजुअल है यहाँ पे। ऑल सेल्स, सुन ले, मेजॉरिटी ऑफ द सेल इन द बॉडी डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स, एक्सेप्ट टू थिंग्स, वन इज SA नोड जिसका क्या है, कैल्शियम इनफ्लक्स, और एक हो हेयर सेल इन द ऑर्गन ऑफ कोटी विच इज पोटाशियम इनफ्लक्स। ये याद रखें, ये पोटाशियम इनफ्लक्स की वजह से है। तो ये दोनों एमसीक्यूज आप लोगों को आने चाहिए कि जो ऑर्गन ऑफ कोटी है उसके अंदर जो हेयर सेल है उसकी डीपोलराइजेशन इज मेनली मेंटेन्ड बाय पोटाशियम इनफ्लक्स। SA नोड की जो है वो क्या है, कैल्शियम इनफ्लक्स। लेकिन इसके अलावा अदर देन मेजॉरिटी के जितने सेल है दे आर मेंटेन्ड बाय द सोडियम इनफ्लक्स। तो आज के जितना भी ये लेक्चर मैंने ये वाला लिया है, इसमें से 4 से 5 एमसीक्यूज आप लोगों को इंशाल्लाह पेपर में जरूर मिलेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो ऑनवर्ड। ठीक है जी, ओके, हाफिज।